Hello बच्चों, welcome to this video lecture. This lecture is about DNA modifying enzymes. जब हमने जेनेटिक इंजीनियरिंग या बायोटेक्नोलॉजी का लेक्चर स्टार्ट किया था तो हमने उसमें रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी जो है वो स्टडी की थी। तो उसी में एक टूल था डीएनए मॉडिफाइंग एंजाइम्स। ठीक है, तो अब हम एक बार उन एंजाइम्स को देखते हैं जो हम यूज़ करते हैं डीएनए को मॉडिफाई करने के लिए जब हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए जनरेट करते हैं इन विट्रो यूजुअली। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले एक बार हम ये देख लेते हैं कि एंड्स किस तरह के होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला आता है स्टैगर्ड एंड्स। ये आपको टर्म बहुत बार दिखाई देगी, या इसको एक तरह से स्टैगर्ड का मतलब होता है दोनों स्ट्रैंड्स जो हैं वो एक जगह पर एक ही पॉइंट पर न्यूक्लियोटाइड्स जो है वो एंड नहीं हो रहे। एक स्ट्रैंड जो है वो एक्सटेंडेड होगा और एक स्ट्रैंड शॉर्ट रह जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरह का जो कटिंग होगी, क्लीविंग होगी, या एक तरह से रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम्स जब हम यूज़ करते हैं कट करने के लिए, तो इस तरह के स्ट्रैंड्स जब बनेंगे, एक छोटा और एक बड़ा, यहाँ पर आप देख सकते हो नीचे वाला, ये ऊपर वाला जो है वो डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल है। ठीक है, और दोनों सेम लेंथ के हैं। लेकिन नीचे वाला जब हमने रिस्ट्रिक्शन स्पेसिफिक रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम से ट्रीट किया तो एक स्ट्रैंड छोटा रहा। ठीक है, और दूसरा स्ट्रैंड जो है वो एक्सटेंडेड रहा। तो ये इस तरह का जब कट लगता है तो वो स्टैगर्ड एंड्स जनरेट करता है। दूसरे टाइप का कट होता है ब्लंट एंड्स। ठीक है, इसमें क्या होगा, जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है वो दोनों स्ट्रैंड्स को एक ही पॉइंट पर कट करता है। ठीक है, यहाँ आप देख सकते हो रेड एरो ए टी और नीचे 3 प्राइम 5 प्राइम डायरेक्शन में टी ए, ये दोनों एक ही पॉइंट पर हैं, एक ही पोजीशन पर जो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड्स हैं दोनों कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स के एक ही पॉइंट पर वो कट हो रहे हैं। जब वो एक ही पॉइंट पर कट हो रहे हैं और दोनों स्ट्रैंड्स की लेंथ इक्वल होती है, इक्वल नंबर ऑफ उसमें न्यूक्लियोटाइड्स बनते हैं, तो वो ब्लंट एंड जो है जनरेट करते हैं। ठीक है, इसके बाद आती है बात डीएनए लाइगेज एंजाइम की। डीएनए लाइगेज क्या करेगा, ये दो डीएनए फ्रेगमेंट्स को ज्वाइन करता है। और कैसे ज्वाइन करता है, ये एक्ट करता है डीएनए सबस्ट्रेट या डीएनए फ्रेगमेंट के 5 प्राइम टर्मिनल पे। ठीक है, 5 प्राइम टर्मिनल पे जो फॉस्फेट ग्रुप होगा वो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनाएगा दूसरे स्ट्रैंड के साथ। ठीक है, दूसरे सबस्ट्रेट के साथ। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हो डीएनए सबस्ट्रेट हैं दो। ठीक है, एक में 5 प्राइम 3 प्राइम शॉर्ट है और एक में 5 प्राइम 3 प्राइम 5 प्राइम शॉर्ट है। ठीक है, और जो रेड मार्क किया गया है वो 5 प्राइम पोजीशन है। इन पोजीशंस पे जो है फॉस्फेट जो ग्रुप है वो प्रेजेंट होता है। ठीक है, और वो 3 प्राइम वाले एंड के साथ अटैच होते हैं दूसरे सबस्ट्रेट। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो जब डीएनए लाइगेज होगा तो ऊपर वाला 5 प्राइम जो है 3 प्राइम से अटैच होगा ऊपर वाले, और नीचे वाला 5 प्राइम नीचे वाले 3 प्राइम शॉर्ट स्ट्रैंड के साथ बॉन्ड बनाना शुरू करेगा। और इस तरह से जो है फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड्स जो है बनते हैं डीएनए लाइगेज की हेल्प से। ठीक है, इस तरह से ये ज्वाइन करता है। तो बेसिकली 5 प्राइम एंड पर जो फॉस्फेट ग्रुप होता है वो यूज होता है 3 प्राइम एंड के ग्रुप के साथ फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनाने के लिए। ये काम करता है डीएनए लाइगेज। ठीक है, ज्वाइन करेगा बाय फॉर्मिंग फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना है, फॉस्फेट ग्रुप जो होगा वो 5 प्राइम एंड पर प्रेजेंट होता है। ठीक है, उसका फॉस्फेट ग्रुप 3 प्राइम एंड के ग्रुप से जो है बॉन्ड बनाता है। अब ये देखते हैं कि डीएनए लाइगेज जो है जो कि बैक्टीरियोफेज T4 नाम का एक बैक्टीरियोफेज है, उससे वो वाला जो डीएनए लाइगेज है बैक्टीरियोफेज T4 का जो डीएनए लाइगेज है वो ज्वाइन कर सकता है डीएनए फ्रेगमेंट्स विद स्टैगर्ड एंड्स एज वेल एज ब्लंट एंड्स।
ठीक है, तो जब हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्निक यूज़ करते हैं या क्लोनिंग की टेक्निक यूज़ करते हैं और दो स्ट्रैंड्स को जब हमें जॉइन करना होता है, तो अगर स्टैगर्ड एंड्स हैं या ब्लंट एंड्स हैं, तो वो दोनों के ऊपर एक्ट कर सकता है। यूजुअली क्या होता है, कॉमनली स्टैगर्ड एंड्स के लिए अलग लाइगेज बनता है, अलग लाइगेज एंजाइम होता है, डीएनए लाइगेज, और ब्लंट एंड्स के लिए अलग डीएनए लाइगेज एंजाइम होगा। लेकिन बैक्टीरियोफेज T4 जो है, उसका जो डीएनए लाइगेज एंजाइम है, उसके पास ये प्रॉपर्टी है कि वो स्टैगर्ड एंड्स को भी जॉइन कर सकता है और ब्लंट एंड्स को भी जॉइन कर सकता है। स्टैगर्ड एंड्स का मतलब है दो स्टैगर्ड एंड्स वाले फ्रेगमेंट आपस में जॉइन करना, और ब्लंट एंड्स वाले का मतलब है दो ब्लंट एंड्स वाले फ्रेगमेंट्स को जॉइन करना। ठीक है, इस वजह से डीएनए लाइगेज जो कि बैक्टीरियोफेज T4 से ऑब्टेन होता है, वो बहुत ज़्यादा प्रेफर किया जाता है जीन क्लोनिंग के लिए खासकर। ठीक है, क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही एंजाइम की ज़रूरत होगी, स्टैगर्ड और ब्लंट एंड्स के लिए अलग अलग एंजाइम यहाँ पर यूज़ नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, अब बात आती है डीएनए मॉडिफाइंग एंजाइम्स की। वो उनमें सबसे पहले नाम आता है काइनेज का। काइनेज का काम क्या होगा, ये यूजुअली बैक्टीरियोफेज T4 जो है उससे ऑब्टेन होगा, उससे यूज़ किया जाता है, उससे ऑब्टेन किया जाता है। होता औरों में भी है, लेकिन जो हम इन विट्रो लैब के लिए या इस तरह से यूज़ करते हैं टेक्निक्स के लिए, वो प्रेफर्ड एंजाइम्स को यूज़ किया जाता है। तो डीएनए सॉरी बैक्टीरियोफेज T4 जो है, उसका एंजाइम यूज़ किया जाता है, और वो क्या करता है, वो कैटेलाइज करता है ट्रांसफर ऑफ गामा फॉस्फेट ऑफ एटीपी। एटीपी में तीन फॉस्फेट ग्रुप होते हैं। ठीक है, अल्फा बीटा गामा। ठीक है, तो एटीपी का जो गामा वाला लास्ट वाला फॉस्फेट ग्रुप है, उसको वो ट्रांसफर करता है 5 प्राइम एंड पर। ठीक है, अगर हमारे पास एक डीएनए फ्रेगमेंट है जिसके ऊपर 5 प्राइम एंड पर फॉस्फेट ग्रुप मिसिंग है, नहीं प्रेजेंट है, तो मतलब वो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड नहीं बना पाएगा 3 प्राइम एंड से। तो ऐसी सिचुएशन में काइनेज एंजाइम जो है एटीपी से गामा फॉस्फेट ग्रुप लेगा और उसको ट्रांसफर करेगा डीएनए या आरएनए के 5 प्राइम टर्मिनस पे। 5 प्राइम टर्मिनस पे फॉस्फेट ग्रुप आने की वजह से वो फिर 3 प्राइम एंड के साथ फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बना सकता है, और इसकी हेल्प से फिर लाइगेशन हो सकती है, पॉसिबल हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, एक डीएनए या आरएनए था जिसके पास फॉस्फेट ग्रुप लैकिंग था 5 प्राइम टर्मिनस पे, तो वो उसमें लाइगेशन नहीं हो पा रही थी। तो यहाँ पर क्या हुआ, मॉडिफाइंग एंजाइम को यूज़ किया गया, काइनेज को, और उस काइनेज एंजाइम ने उस डीएनए फ्रेगमेंट को मॉडिफाई किया 5 प्राइम टर्मिनल को, और वहाँ पर फॉस्फेट ऐड किया जिससे कि वो लाइगेशन कर सका। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, उस एंजाइम ने मॉडिफिकेशन की। तो यहाँ पर हम, अगर हमारे पास ऐसा कोई फ्रेगमेंट होता है, तो उसको हम मॉडिफाई करके, किसी भी चीज़ में वो लैकिंग है या कोई ऐसी चीज़ प्रॉपर्टी है जो हमें नहीं चाहिए डीएनए फ्रेगमेंट्स में, जिनको हम रिकॉम्बिनेंट टेक्निक में या क्लोनिंग में यूज़ करते हैं, तो उनके लिए हम मॉडिफाइंग एंजाइम्स को यूज़ करते हैं। तो पहला था काइनेज। ठीक है, डीएनए सीक्वेंसिंग में काइनेज को बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, क्योंकि ये फॉस्फेट ग्रुप जो है वो रेडियो लेबल्ड यूज़ यहाँ पर किया जा सकता है, और 5 प्राइम टर्मिनल जो है उसको टैग किया जा सकता है। ठीक है, या रेडियो लेबल किया जा सकता है। दूसरा जो मॉडिफाइंग एंजाइम होगा वो होगा एल्कलाइन फॉस्फेटेज। एल्कलाइन फॉस्फेटेज का काम क्या होगा, फॉर एग्जांपल हमें टेक्निक में दो डीएनए फ्रेगमेंट्स को जॉइन होने से प्रिवेंट करना है। ठीक है, तो हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, जो 5 प्राइम टर्मिनल है डीएनए फ्रेगमेंट का, वहां से फॉस्फेट ग्रुप को रिमूव करके, तो वो रिमूवल एल्कलाइन फॉस्फेटेज एंजाइम कर सकता है। ठीक है, तो इस तरह से वो मॉडिफाई कर सकता है और हमारा पर्पस सॉल्व कर सकता है। इससे क्या होगा, अगर हम नहीं चाहते कि डीएनए फ्रेगमेंट्स ज्वाइन हो, तो वो नहीं ज्वाइन होंगे 5 प्राइम फॉस्फेट की एब्सेंस में,
ठीक है। साथ ही कई बार रीसर्कुलाइजेशन हो जाता है प्लाज्मिड्स में, वो प्रिवेंट हो सकता है इसकी हेल्प से। ठीक है, अगर हमें किसी फ्रेगमेंट को लीनियर रखना है, उसकी सर्कुलराइजेशन हमें नहीं चाहिए, तो भी ये यूजफुल होता है। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरह से ही हम मॉडिफाई कर रहे हैं। एक जगह तो हम मॉडिफाई कर रहे हैं वहाँ पर फॉस्फेट ग्रुप ऐड करके, और एक जगह हम मॉडिफाई कर रहे हैं वहाँ से फॉस्फेट ग्रुप रिमूव करके, डिपेंडिंग अपॉन आर रिक्वायरमेंट। अगर हम लाइगेशन चाहते हैं और फॉस्फेट ग्रुप नहीं है तो हम काइनेज यूज़ करेंगे, लेकिन अगर हम लाइगेशन नहीं चाहते और फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट है तो हम फॉस्फेटेज यूज़ करेंगे, जो कि 5' फॉस्फेट को रिमूव कर देगा और लाइगेशन को प्रिवेंट करेगा। फिर आता है क्लिनोपॉलीमरेज। क्लिनोपॉलीमरेज जो है वो बेसिकली गैप्स जो बनते हैं, फॉर एग्जांपल हम कोई प्राइमर है या वेक्टर है, उसमें हम डीएनए इंसर्ट ऐड करते हैं, तो कई बार क्या होता है कि बीच में कुछ जो है गैप्स रह जाते हैं वेक्टर और इंसर्ट के बीच में। ठीक है, कंप्लीट देखिए एंड्स जो होते हैं वो कई बार स्टैगर्ड होते हैं और वो कंप्लीटली जो है कनेक्ट नहीं हो पाते, बीच में कुछ गैप रह जाते हैं, तो उन गैप्स को फिल करने के लिए क्लिनोपॉलीमरेज जो है वो यूज़ किया जाता है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो उसी उन्हीं जो मॉडिफाइंग एंजाइम्स हैं उन्हीं की ये लिस्ट है, बुक से मैंने ली है, क्योंकि इनमें ज़्यादा कुछ समझने का नहीं है, बस नाम है वो याद करने और उनकी फंक्शन याद करना है आपको। फिर आता है एक रिमूवल ऑफ न्यूक्लियोटाइड फ्रॉम 5' पहले हमने क्या स्टडी किया, रिमूवल या एडिशन ऑफ फॉस्फेट ऑन 5' अब हम स्टडी कर रहे हैं रिमूवल ऑफ न्यूक्लियोटाइड, जो न्यूक्लियोटाइड है उसी का रिमूवल, फॉस्फेट ग्रुप नहीं, न्यूक्लियोटाइड का ही पूरा रिमूवल करना है 5' एंड। ठीक है, और वो काम कौन करेगा, लैम्डा एक्सोन्यूक्लियस। ठीक है, उसके बाद फिर आता है रिमूवल ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स फ्रॉम 3' एंड। ठीक है, 5' एंड से रिमूव करने के लिए लैम्डा एक्सोन्यूक्लियस, और 3' एंड से रिमूव करने के लिए एक्सोन्यूक्लियस 3 यूज होता है, टाइप 3 मॉलिक्यूल यूज होता है। ठीक है, और ये दोनों जो एंजाइम्स हैं ये यूज होते हैं ब्लंट एंड्स को सिंगल स्ट्रैंड में कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है, both the strategies 5 and 6 convert blunt ends into protruding single strand ends of undefined base sequence। ठीक है, अगर हमारे पास ब्लंट एंड वाला डीएनए मॉलिक्यूल है तो अगर हम चाहते हैं या तो 5' एंड से रिमूव कर सकते हैं, तो जो नीचे वाला दूसरा स्ट्रैंड होगा वो जो है अलोंग एक्सटेंडिंग होगा, बाहर हैंगिंग रह जाएगा, जिससे कि स्टैगर्ड एंड जो है हमको ऑब्टेन हो जाएंगे। या फिर 3' एंड को भी हम रिमूव कर सकते हैं, न्यूक्लियोटाइड वहाँ से रिमूव कर सकते हैं, न्यूक्लियोटाइड रिमूव होने से वहाँ पर उसका जो कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड है वो ओवर हैंगिंग रह जाएगा, यानी स्टैगर्ड एंड बन जाएगा। ठीक है, इसके बाद है ट्रीटमेंट ऑफ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए विद एक्सोन्यूक्लियस बाय 31। ठीक है, ये क्या करता है, इट डाइजेस्ट साइमल्टेनियसली बोथ द स्ट्रैंड्स ऑफ अ डीएनए मॉलिक्यूल। ठीक है, दिस ट्रीटमेंट प्रोड्यूस शॉर्टेंड डीएनए फ्रेगमेंट्स विद ब्लंट एंड्स। तो फिफ्थ और सिक्स्थ स्टेप जो था वो तो स्टैगर्ड एंड प्रोड्यूस करने के लिए यूज किया, और एक्सोन्यूक्लियस बाल 31 जो है वो ब्लंट एंड्स प्रोड्यूस करने के लिए यूज किया गया। ठीक है, और फिर इसके बाद आता है सिंथेसिस ऑफ सिंगल स्ट्रैंडेड टेल्स। इसमें क्या होगा, एंजाइम जो है टर्मिनल डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइडल ट्रांसफेरेज जो है वो यूज किया जाता है। ये क्या करता है, ये करेगा क्या इसमें, दिस रिएक्शन क्या सॉरी सिंथेसिस ऑफ सिंगल स्ट्रैंडेड टेल्स एट 3' एंड, 3' एंड पर सिंगल स्ट्रैंड टेल को ये ऐड करेगा। ठीक है, टर्मिनल डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइडल ट्रांसफेरेज जो 3' एंड है ब्लंट एंड फ्रेगमेंट्स का, ब्लंट एंड वाले डीएनए फ्रेगमेंट्स का जो 3' एंड है वहां पर ये टेल ऐड करता है।
ठीक है, टर्मिनल जो है टेल वो ऐड करता है, और वो यूजुअली टर्मिनल टेल जो होती है वो पॉली ए टेल्स होती हैं। ठीक है, एडेनिन जो होता है वो यहाँ पर ऐड होता है बेसिकली। और इसमें जैसे यहाँ पर लिखा भी हुआ है, आप देख सकते हैं, पॉली ए टेल्स ऑन 3 प्राइम एंड जो है ऑफ डीएनए इंसर्ट एंड पॉली टी टेल्स ऑन 3 प्राइम ऑफ वेक्टर। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल हमारे पास ब्लंट एंड वाला डीएनए इंसर्ट था और ब्लंट एंड वाला हमारे पास वेक्टर था। तो हम क्या करेंगे, डीएनए इंसर्ट को एक को हम पॉली ए टेल सिंथेसाइज करवाएंगे, और एक दूसरे को, दूसरे फ्रेगमेंट जो वेक्टर हो सकता है, उसको हम पॉली टी टेल सिंथेसाइज करवाएंगे। ठीक है, अब इंसर्ट के पास पॉली ए टेल हो गई है 3 प्राइम एंड पर, और वेक्टर के पास 3 प्राइम एंड पर पॉली टी टेल हो गई है, और ये ए एंड टी आपस में कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, जिसकी वजह से क्या होगा, ये दोनों आपस में लाइगेज या अटैच हो सकते हैं। ठीक है, ये दोनों इजीली एक दूसरे के साथ बॉन्ड्स बना लेंगे। ठीक है, और एक दूसरे को ज्वाइन कर लेंगे। फिर आता है बात लिंकर्स और अडेप्टर मॉलिक्यूल्स। लिंकर्स और अडेप्टर मॉलिक्यूल्स कब यूज होते हैं, जब हमारे पास फ्रेगमेंट्स जो हैं वो ब्लंट एंड वाले हैं। ठीक है, ब्लंट एंड्स वाले फ्रेगमेंट हैं और कोई दूसरा उसमें एंजाइम जो है यूज नहीं हो पा रहा है, तो हम क्या करेंगे, लिंकर्स या अडेप्टर्स को यूज करेंगे। और लिंकर्स क्या है, दे आर शॉर्ट केमिकली सिंथेसाइज्ड डबल स्ट्रैंडेड ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड्स। ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड्स जो होते हैं बेसिकली 10 to 20 न्यूक्लियोटाइड्स को ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड कहते हैं। ठीक है, डबल स्ट्रैंडेड होंगे, केमिकली सिंथेसाइज्ड होंगे, नेचुरली नहीं होंगे। ठीक है, और शॉर्ट होंगे। इनकी फीचर क्या होती है, इनके अंदर रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस साइट प्रेजेंट होती है। ठीक है, और फिर क्या करते हैं, लिंकर को हम ब्लंट एंड वाले डीएनए फ्रेगमेंट से ज्वाइन कर देते हैं। ठीक है, और उसके बाद हम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, उसके लिए जो स्पेसिफिक रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस था उससे ट्रीट करेंगे। तो क्या होगा, जो डीएनए फ्रेगमेंट जिसके साथ लिंकर अटैच हुआ था उसके ऊपर एक रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की रिकॉग्निशन साइट थी। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की ट्रीटमेंट से उस साइट पर कट लगेगा, कट लगने से वहाँ पर जो है कोहेसिव एंड्स भी कह सकते हैं उनको, या स्टिकी एंड्स, स्टैगर्ड कोहेसिव एंड्स जो है वो वहाँ पर प्रोड्यूस हो जाएंगे। ठीक है, तो linkers are fused with blunt-ended DNA fragments. Cleavage of linker with appropriate restriction enzyme creates suitable cohesive protruding ends. ठीक है, तो इसकी दो एप्लीकेशंस हैं। एक तो होगी क्रिएशन ऑफ कोहेसिव एंड्स ऑन ब्लंट एंड डीएनए फ्रेगमेंट्स, या फिर on fragments having unmatched or undefined sequences in their protruding ends. अगर हमारे पास कोई ऐसा डीएनए फ्रेगमेंट है जिसकी एंड सीक्वेंस हमको नहीं पता है, उनके साथ हम उसको अटैच कर सकते हैं। और अटैच करने से क्या फ़ायदा होगा, क्योंकि लिंकर जो है केमिकली सिंथेसाइज्ड है, तो हमें उसकी सीक्वेंस पता होगी। तो जहाँ पर एंड में अननोन सीक्वेंस है, वहाँ पर हम लिंकर को अटैच करके एक नोन सीक्वेंस वाला एंड उसके साथ अटैच कर सकते हैं। ठीक है, और फिर आगे उसको प्रोसेस में जिस तरह से जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट है वैसे यूज़ किया जा सकता है। ठीक है, और जो दूसरी सिचुएशन है जिसमें हम अनडिफाइंड या अनमैच्ड अगर सीक्वेंसेस हैं या अननोन सीक्वेंसेस हैं और अनमैच्ड हैं, तो वहाँ पर अटैच करने से पहले उसको ब्लंट एंड में कन्वर्ट किया जाता है और फिर लिंकर उसके साथ जो है अटैच किया जाता है। ठीक है, फिर आती है बात एडेप्टर्स की। अच्छा हाँ, पहले लिंकर में एक ड्रॉबैक ये आ जाता है कि लिंकर्स जो हैं, अगर उसके अंदर जो हमने रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की रिकॉग्निशन साइट बनाई थी, क्योंकि केमिकली हमने सिंथेसाइज किया लिंकर को और उसके अंदर हमने एक रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की रिकॉग्निशन साइट बनाई। अगर वही साइट
दूसरी जगह भी प्रेजेंट है उस डीएनए मॉलिक्यूल के अंदर लिंकर के अलावा, तो वो वहाँ पर भी उसको कट कर सकती है। तो ये एक तरह से अन नीडेड अननेसेसरी, जहाँ पर हमें ज़रूरत नहीं है वहाँ पर कट लगा सकता है, जो कि हमारे लिए डिसएडवांटेजेस है। ठीक है, तो इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए एडेप्टर्स जो है वो बनाए गए। एडेप्टर्स जो हैं वो भी शॉर्ट केमिकली सिंथेसाइज डबल स्ट्रैंड डीएनए मॉलिक्यूल्स हैं। बस इनमें क्या होता है, इनमें स्टिकी एंड्स जो है वो पहले से प्रेजेंट होते हैं। स्टिकी एंड्स, स्टैगर्ड स्टिकी एंड्स जो हैं वो पहले से होते हैं। स्टिकी एंड्स किनको कहते हैं, बेसिकली जो कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स होते हैं, जिनके जो एंड्स होंगे वो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होंगे। ठीक है, और उनको इजीली अटैच किया जा सकता है। ठीक है, फिर आता है इसमें अगर कोई ब्लंट एंड हमारे पास है, तो उसको हम जो है अडेप्टर लगाकर स्टिकी एंड जो है वो वहाँ पर इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। तो एडेप्टर और लिंकर में क्या डिफरेंस है, लिंकर में स्टिकी एंड जो है पहले से नहीं होते, पहले लिंकर लगाया जाता है, उसके बाद स्टिकी एंड उसमें जनरेट किया जाता है। और एडेप्टर में क्या होता है, पहले से ही एक स्टिकी एंड जो है वो उसके साथ प्रेजेंट होता है। और एडेप्टर की फीचर क्या है, एक खासियत ये है उसके मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चरल फीचर ये है, एडेप्टर का एक साइड तो ब्लंट एंड होता है और एक साइड स्टिकी एंड होता है। स्टिकी एंड एक्सपोज्ड होगा और ब्लंट एंड जो है हमारा जो वेक्टर या डीएनए इंसर्ट है उसके साथ अटैच किया जाता है। ठीक है, तो अडेप्टर को अटैच ब्लंट एंड्स के थ्रू किया जाता है और उसका स्टिकी एंड फ्री रखा जाता है आगे की प्रोसेसिंग के लिए। ठीक है, सो ये जो था ये बेसिकली एडेप्टर के बारे में था, मॉडिफाइंग एंजाइम्स के बारे में था। अगर हमारे पास कोई भी डीएनए फ्रेगमेंट है, इंसर्ट है या वेक्टर है और वो उन प्रॉपर्टीज़ को या उन स्ट्रक्चर्स को हमें नहीं दे रहा जो हमें डीएनए रिकॉम्बिनेंट टेक्निक के लिए या क्लोनिंग के लिए हमें प्रॉपर्टीज़ चाहिए, तो वो हम उसमें इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। और अगर वो प्रॉपर्टीज़ हमें नहीं चाहिए तो वो प्रॉपर्टीज़ हम उसमें से रिमूव कर सकते हैं। तो डीएनए मॉडिफाइंग एंजाइम्स जो है हमको ये फ्रीडम देते हैं। ठीक है, अगर नेचुरली ये नहीं हो सकता तो हम मॉडिफाइंग एंजाइम्स को यूज़ करते हैं, उन फ्रेगमेंट्स को मॉडिफाई करते हैं अपनी नीड के अकॉर्डिंग। ठीक है, एडेप्टर्स में एक फीचर और है कि अगर हम चाहते हैं एडेप्टर मॉलिक्यूल्स जिनमें स्टिकी एंड पहले से प्रेजेंट हैं वो जब तक हम ना चाहें तब तक वो लाइगेशन ना हो, उनमें किसी और के साथ वो अटैच ना हो जाए, तो हम क्या करते हैं उसका 5' टर्मिनस जिस पे यूजुअली फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट होता है वहाँ पर हम उसको OH से एक्सचेंज कर देते हैं। ठीक है, OH ग्रुप वहाँ पर हम डाल देते हैं। OH ग्रुप जब तक वहाँ पर रहेगा वो ये काम होता है काइनेज की हेल्प से। और जब तक OH ग्रुप ये काम होता है एल्कलाइन फॉस्फेट की वजह से, फॉस्फेटेज की वजह से। और जब तक वहाँ पर OH ग्रुप रहेगा वो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड नहीं बना पाएगा और किसी दूसरे मॉलिक्यूल के साथ डीएनए मॉलिक्यूल के साथ लिंक नहीं कर पाएगा। और जब हमें उसको लिंक करवाना होगा तो हम 5' एंड पर काइनेज एंजाइम को यूज़ करेंगे और वो वहाँ पर फॉस्फेट ग्रुप ऐड कर देगा और वो लाइगेशन कर देगा। ठीक है, तो इस तरह से डीएनए मॉडिफाइंग एंजाइम्स जो है वो यूज़ किए जाते हैं टेक्निक्स में, डिपेंडिंग अपॉन वो हमारी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करते हैं, मॉडिफाई करते हैं मॉलिक्यूल्स को, डीएनए मॉलिक्यूल्स को एज पर आर रिक्वायरमेंट। तो यही है डीएनए मॉडिफाइंग एंजाइम्स, इतना ही है इनके बारे में। और क्वेश्चंस जो हैं वो बेसिकली इनके ऊपर आते हैं, तो अडेप्टर और लिंकर जो है इनके ऊपर नोट लिखना आ जाता है कि ये होते क्या हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए अडेप्टर जो है उसमें स्टिकी एंड्स पहले से होते हैं और लिंकर जो है उसमें स्टिकी एंड्स डीएनए मॉलिक्यूल के साथ अटैच करने के बाद इंट्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, और इसके अलावा एक्सोन्यूक्लियस 5' फॉस्फेट ग्रुप ऐड करने के लिए या रिमूव करने के लिए कौन से एंजाइम यूज़ होते हैं, और पॉली ए टेल बनाने के लिए टेलिंग करने के लिए कौन सा एंजाइम यूज़ होता है,
और न्यूक्लियोटाइड रिमूव करने के लिए कौन कौन से या ऐड करने के लिए कौन से एंजाइम यूज़ होते हैं। तो यही है मॉडिफाइड एंजाइम्स। वन लाइन में भी अगर आप तो इनको समझ सकते हो तो ये क्लियर हो जाएंगे आपको। ज़्यादा कुछ इनमें याद करने की ज़रूरत नहीं है बहुत ज़्यादा। ठीक है। और ब्लंट एंड स्टिकी एंड्स ये आपको पता होने चाहिए क्या होते हैं। कोहेसिव एंड्स क्या होते हैं, स्टैगर्ड एंड्स क्या होते हैं। स्टिकी एंड्स बस यही होता है कि वो आपस में कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। जब वो एक साथ आएंगे दो स्टिकी एंड्स तो वो एकदम से अपने बीच में जो है हाइड्रोजन बॉन्ड्स बना लेते हैं इजीली। ठीक है। और अगर स्टैगर्ड एंड्स हैं तो वो इजीली हाइड्रोजन बॉन्ड वहाँ पर नहीं बनता, उनको मॉडिफाई करना पड़ता है थोड़ा सा, और तब जाकर वहाँ पर जो है प्रॉपर कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स जनरेट किए जाते हैं, फिर उनको अटैच किया जाता है। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आया हो टॉपिक। और ये जो पेजेस हैं इनकी फ़ोटो जो है मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप पर भी शेयर कर दूँगी ताकि आपको और क्लैरिटी हो जाए, याद करने में आसानी हो। और कुछ भी अगर इसमें समझ में ना आए तो आप पूछ सकते हो। ओके देन, टेक केयर, हैव अ गुड डे।